नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 31 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज सावन महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। इस दिन सुबह 6:38 से लेकर पंचक काल शुरू हो रहा है। शुक्रवार से शुरू होने के कारण इसे शास्त्रों में चोर पंचक कहा जाता है। इस दौरान नए व्यापार की शुरुआत और यात्रा और पैसों के बड़े लेन देन जैसे शुभ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इसी साथ 31 जुलाई को जो है शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस भी है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस जो है वो 31 जुलाई को है। पंजाब सहित कुछ राज्यों में इस दिन सरकारी और क्षेत्रीय छुट्टी रहेगी। वहीं आज के दिन 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि भी है। जो सैलरीड कर्मचारी हैं या फिर व्यक्तिगत इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तिथि रहेगी। इस डेडलाइन के बाद जो भी रिटर्न भरेंगे वहां पर 1000 से 5000 तक की पेनल्टी जो है लेट फीस लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ मानसून सेशन की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई 2026 शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है। मोदी सरकार द्वारा लाई गई ऐतिहासिक वंदे मातरम बिल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को संसद से मंजूरी मिल गई है और अब इस पर आगे की विधायी प्रक्रियाएं होंगी। विपक्ष द्वारा नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों और अन्य मुद्दों को लेकर भी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी है। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। राज्यसभा में खड़गे और नड्डा आमने सामने। पेपर लीक बिल पर जमकर हुआ हंगामा। राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधा और युवाओं की समस्याओं को उठाया। इसी दौरान खड़गे की मनुस्मृति से जुड़ी टिप्पणियों पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे से उसके बयान के स्रोत की पुष्टि करने की मांग की है और कहा कि ऐसे मुद्दों में भ्रम फैल सकता है। वहीं सरकार ने बिल को परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कदम बताया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर अब नहीं होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं करने के आदेश जारी कर दिए। गृह विभाग के प्रदर्शन से जुड़े सभी 13 मामलों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके मामले में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद लिया गया, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जबरन कार्रवाई से बचने को कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ निर्भया फंड पर सवाल उठ रहे हैं। 1288 करोड़ अब भी इस्तेमाल नहीं हुए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया फंड को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है कि कई योजनाओं में अब तक एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1288 करोड़ का फंड 2013-14 में अब तक बिना उपयोग के पड़ा हुआ है। यह फंड 2012 में निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बनाया गया था। कई राज्यों और विभागों की धीमी प्रक्रिया के कारण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित नहीं हुआ। सरकार ने बताया कि फंड से जुड़े कई प्रोजेक्ट जो है वो चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए एसआईआर की तो झारखंड में वोटर लिस्ट रिवीजन हो गई है। 70.62 लाख मतदाता मैप नहीं हुए। जांच प्रक्रिया जारी है। झारखंड में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में वोटरों का रिकॉर्ड पुराने डाटा से मैच नहीं हो पाया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 70.62 लाख मतदाता अनमैप्ड पाए गए हैं, जिनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं को अपने विवरण की जांच करा के आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और गलत या डुप्लीकेट नामों को हटाना है। बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो आज के मौसम की अगर बात की जाए तो कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को मानसून सक्रिय रहेगा और देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग, जलभराव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। वही बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। फर्जी लोक भवन पत्रों से रेलवे इमरजेंसी कोटे में टिकट दिलाने वाला गिरोह पकड़ा गया। महाराष्ट्र पुलिस ने रेलवे के इमरजेंसी कोटे से फर्जी तरीके से कंफर्म टिकट हासिल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। और ओपी लोक भवन के नाम से नकली लेटर हेड
ब्रांड मोहर और सिफारशी पत्र तैयार करके रेलवे अधिकारियों को गुमराह करते थे और इनके आधार पर 3AC कंफर्म टिकट प्राप्त करते थे। मामला तब सामने आया जब सेंट्रल रेलवे ने सत्यापन के लिए भेजे गए पत्रों को लोक भवन में फर्जी बता दिया। शिकायत के बाद मालाबार हिल पुलिस ने जांच शुरू कर दी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक जांच में पता चला कि गिरोह में LTT, राजगीर एक्सप्रेस और छपरा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में इस फर्जीवाड़े के जरिए टिकट जारी की गई थी और हासिल की गई थी। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। हॉकी टीम की जर्सी के रंग पर सियासत चल तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने जताई आपत्ति। भारतीय हॉकी टीम की पारंपरिक नीली जर्सी की जगह अब आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भगवा रंग की जर्सी पेश करने के जाने पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और पूछा कि आखिर टीम की पारंपरिक पहचान बदलने की क्या जरूरत थी। वहीं पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान वीरेन राजकिना और प्रगट सिंह ने भी इस बदलाव पर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर हॉकी इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि रंग परिवर्तन तकनीकी कारणों और राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीकात्मक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है। वैभव सूर्यवंशी की उपकप्तानी पर उठे सवाल। हर्षा भोगले बोले, रेड बॉल क्रिकेट का अनुभव अभी कम। दिलीप ट्रॉफी 2026 ताई के लिए ईस्ट जोन में ईशान किशन को कप्तान और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाया गया। इस फैसले पर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने सवाल उठाते हुए कहा कि वैभव का रेड बॉल क्रिकेट का अनुभव अभी काफी सीमित है। उन्होंने अब तक सिर्फ 12 पारियों में 207 रन बनाए हैं। हालांकि चयनकर्ताओं ने उनके शानदार प्रदर्शन और नेतृत्व समीक्षा पर भरोसा जताया है। इस फैसले को लेकर क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। तो ओनर्स का रोबोट फोन जो है अगस्त में लॉन्च होगा। मिलेगा 200 मेगापिक्सल AI कैमरा। चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओनर्स ने अपने पहले रोबोट फोन को 12 अगस्त को चीन में लॉन्च करने की पुष्टि की है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका AI संचालित रोबोटिक कैमरा सिस्टम होगा जो खुद घूमकर सब्जेक्ट को ट्रैक करके और प्रोफेशनल स्तर की वीडियो रिकॉर्डिंग में मदद करेगा। फोन में 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। ओनर्स ने जर्मन सिनेमा कैमरा कंपनी ARRI के साथ साझेदारी की है, जिससे इसमें सिनेमैटिक कलर साइंस लॉग 3C3 रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल वीडियो फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा कंपनी का नया यूकांग H1 इमेजिंग चिप, स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जनरेशन 5 प्रोसेसर, 6000 मेगाहर्ट्ज बैटरी, 120 वाट फास्ट चार्जिंग, एंड्रॉयड 16 आधारित मैजिक OS मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इसकी लॉन्च तारीख अभी घोषित नहीं की गई, पर चीन में यह 12 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्केट की। तो महंगा हुआ सोना, फिर भी भारतीयों ने लुटाए 1.98 लाख करोड़ रुपए। जानिए क्यों टूटा खर्च का रिकॉर्ड, जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के बावजूद भारतीयों ने अप्रैल से लेकर जून 2026 तिमाही में खरीदारी पर जमकर पैसा खर्च किया। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सोने की मांग 6% घटकर 131.4 टन रह गई थी, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों के कारण कुल खर्च पिछले साल के मुकाबले करीब 65,000 करोड़ रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 1.98 लाख करोड़ पर पहुंच गया। महंगे दाम और आयात शुल्क बढ़ने से लोगों को कम मात्रा में सोना खरीदा है, फिर भी निवेश और त्योहारों के चलते खर्च में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। माहिरों का मानना है कि अगर सोने की कीमत स्थिर रहती है तो साल की दूसरी छमाही में मांग फिर से बढ़ सकती है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में कांवड़ यात्रा पर बवाल हो गया। डीजे को लेकर भड़की हिंसा, फायरिंग में 2 की मौत हो गई और कई इलाकों में कर्फ्यू लग गया। नेपाल के सुनसरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दूसरे समुदाय की आपत्ति के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके चलते पथराव, आगजनी और हिंसा फैल गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की, लेकिन भीड़ नहीं रुकी तो गोली चलानी पड़ी। इस फायरिंग में ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई, जबकि एक इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग घायल हुए। हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा से सटे सुनसरी और सिरहा जिलों के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और अतिरिक्त पुलिस व आर्म्ड फोर्स की तैनाती कर दी गई है। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस, अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना प्रमाण गंभीर और असदस्यीय टिप्पणियां की हैं। अनुराग ठाकुर ने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने और राहुल गांधी से
सदन में अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। अब इस मामले पर आगे क्या फैसला होता है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी, नोएडा की युवती पर 0 एफआईआर, जांच दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा की एक युवती के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शिकायत अधिवक्ता स्मृति सिंह की ओर से दर्ज करवाई गई, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। अब मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। विपक्ष के वॉकआउट के बीच में कानून बनने की राह साफ हो गई है। एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई, गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को जोरदार विरोध किया है। सदन से वॉकआउट कर दिया गया। इससे पहले यह बिल लोकसभा में भी मंजूरी हासिल कर चुका है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद परीक्षा में पेपर लीक और नकल से जुड़े मुद्दों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। नीट यूजी 2026 अंक विवाद पर 410 की जगह 340 नंबर मिलने के दावे पर हाईकोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस। जानते हैं पूरी खबर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 में अंक कम मिलने का दावा करने वाली छात्रा स्नेहा गमाना की याचिका पर एनटीए को नोटिस जारी किया। इस छात्रा का कहना है कि ओएमआर शीट और ऑफिशियल उत्तर कुंजी के अनुसार उसके 410 अंक बनने चाहिए थे, जबकि स्कोर कार्ड में 340 अंक दिखाए गए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की है। वहीं री नीट परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली 4 अन्य याचिकाओं को अदालत ने खारिज करते हुए प्रत्येक याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। नीट पेपर लीक पर अब तक क्यों नहीं बोले थे राघव चड्ढा, संसद में बताई उन्होंने वजह। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अब उनकी भूमिका सवाल उठाने की नहीं है बल्कि समाधान देने की है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सुनकर सरकार सख्त कानून लेकर आई है, जिससे पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगेगी। चड्ढा ने पेपर लीक को देशव्यापी संगठित अपराध, क्रोनिक डिजीज बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार समय की जरूरत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की। योगी सरकार का नकली दवाइयों के सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार, फर्जी नेटवर्क के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई। उत्तर प्रदेश में नकली और अधोमानक दवाइयों के कारोबार पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित सिंडिकेट के खिलाफ अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर दी हैं। एफएसडीए की जांच में फर्जी बिलिंग, क्रॉस बिलिंग और नकली बैंक लेन देन के जरिए दवाइयों की अवैध सप्लाई का खुलासा हुआ है। कई दवा फर्मों और कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान, उत्तराखंड तक फैले नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि नकली दवाइयों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी का भरोसा, बोले गंभीर बीमारियों का इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्कालीन समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकना चाहिए। गंभीर बीमारियों के लिए सरकार हर संभव आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने, पात्र मरीजों के इलाज का एस्टीमेट जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान अमेरिका तनाव के बीच में मिस्र के दमियाता पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। 2 गैस टैंकरों में लगी आग। जानते हैं पूरी खबर। ईरान अमेरिका तनाव के बीच पहली बार मिस्र के दमियाता पोर्ट को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के अनुसार ड्रोन हमले में अमेरिकी कंपनी के एक नेचुरल गैस टैंकर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पास खड़े 2 गैस टैंकर में भी आग लग गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि मिस्र सरकार और ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यह हमला वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा आपूर्ति पर संबंधित असर का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि हमले की जिम्मेवारी को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसी बीच ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा रक्षा सौदा, लॉकहीड मार्टिन को 58.6 अरब डॉलर का मिसाइल ऑर्डर दिया है। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव और अन्य वैश्विक संघर्षों के बीच अमेरिकी मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन को पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन के लिए 58.6 अरब डॉलर तक का मेगा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह अमेरिकी रक्षा इतिहास के सबसे बड़े एयर डिफेंस सौदों में से एक माना जा रहा है। अमेरिकी सेना के अनुसार यह समझौता पहले के एक द्विपक्षीय और 1 वर्षीय अनुबंध को 7 साल के फ्रेमवर्क
एग्रीमेंट में बदलने के तहत किया गया है। अब बात करते हैं भोजशाला विवाद की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मोला परिषद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए दरगाह परिसर में हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नमाज के लिए आवश्यक सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। यह आदेश मामले की अंतिम सुनवाई तक लागू रहेगा। भोजशाला परिसर के स्वामित्व और धार्मिक अधिकारों को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अभी जारी है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। E20 पेट्रोल विवाद के बीच में तहसीन पूनावाला का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया है। गाड़ी मार्च से पहले बड़ा सियासी तापमान। E20 पेट्रोल के विरोध को लेकर सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके प्रस्तावित गाड़ी मार्च से ठीक पहले सस्पेंड हो गया। पूनावाला ने दावा किया है कि उनका अकाउंट बिना किसी स्पष्ट कारण के हटाया गया, जबकि उनके समर्थक इसे आंदोलन को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि E20 ईंधन तेल आयात घटाने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम है। वहीं विरोध करने वाले संगठन सामान्य पेट्रोल का विकल्प जारी रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मानसून की, तो मानसून का कहर जारी है। असम में बाढ़ से 78 मौतें हो चुकी हैं और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। देश भर में मानसून से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। असम में बाढ़ से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि उत्तराखंड में लगातार बारिश और लैंडस्लाइडिंग के कारण 109 सड़कें बंद हैं और 4 धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो उस पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे व संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील की है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिल गई है। जानिए किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2500 प्रति महीने। दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजनाओं का लाभ 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय जो है 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम हो और जो कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी हो। हालांकि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवार या फिर 4 पहिया वाहन रखने वाले, आयकर या GST भरने वाले सरकारी कर्मचारी व कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना के पात्र नहीं माना जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां ड्रग फ्री मुंबई अभियान की शुरुआत होगी है। सीएम फडणवीस ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में ड्रग फ्री मुंबई अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों को नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई है। उन्होंने कहा कि ड्रग के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। सरकार ने स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई, जागरूकता अभियान, पुनर्वास और सूचना देने वालों की पहचान को गोपनीय रखने की घोषणा की है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 4 वर्षों में मुंबई को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाना है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां दतिया उपचुनाव में कम मतदान ने बढ़ाई सियासी धड़कनें। सीएम मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा और जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में 71.44% मतदान दर्ज हुआ है, जो 2023 के चुनाव की तुलना में 9% तक कम है। अब 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि नतीजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की राजनीतिक साख की बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। भाजपा के लिए सीट जीतना प्रतिष्ठा का सवाल है, जबकि कांग्रेस इससे बचाकर अपनी संगठनात्मक ताकत साबित करना चाहती है। इस उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीति में एक अहम संदेश दे सकते हैं। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। हरियाणा विजन 2047 पर सीएम नायब सैनी की अहम बैठक, स्वास्थ्य योजना और रोड मैप की समीक्षा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 को लेकर आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और भविष्य की कार्य योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में हरियाणा की अहम भूमिका होगी। सरकार इलाज के साथ साथ रोगों की रोकथाम पर भी विशेष ध्यान दे रही है। बैठक में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार, डिजिटल सेवाएं, मानव संस्थान, आयुष्मान भारत, फ्री डायलिसिस और टीबी मुक्त अभियान जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं बीबीएमबी बकाया विवाद पर। बीबीएमबी बकाया विवाद पर केंद्र का कैशलेस फॉर्मूला, हिमाचल को 12,000
मिलियन यूनिट बिजली देने का प्रस्ताव। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाया विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस फॉर्मूला पेश किया है। प्रस्ताव के तहत पंजाब और हरियाणा हिमाचल प्रदेश को नकदी की बजाय 12,000 मिलियन यूनिट बिजली देकर बकाया का भुगतान करेंगे, जबकि कुछ वित्तीय देनदारियों का आपसी समायोज्य भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप से सहमत है, लेकिन पंजाब ने आपत्ति जताई है। अदालत ने पंजाब सरकार से 2 सप्ताह में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां भूतिया गांव बताने से नाराज गांव वाले। उत्तराखंड के सांवला गांव में यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में सांवला गांव को सोशल मीडिया पर भूतिया गांव बताकर वायरल किए जा रहे वीडियो से नाराज ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वीडियो से नाराज ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि ग्राम पंचायत ने बिना किसी अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर, ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सनसनी फैलाने के लिए गांव की गलत छवि पेश की जा रही है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और स्थानीय पर्यटन प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही गांव के बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां 70,000 की जांच में खुला 63 करोड़ का साइबर घोटाला। फर्जी एसएमएस से हजारों लोगों के खाते हुए खाली। मुंबई में एक व्यक्ति के खाते से 70,500 की साइबर ठगी की जांच के दौरान पुलिस ने देश भर में फैले 63.59 करोड़ के बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि महानगर गैस लिमिटेड के नाम से फर्जी एसएमएस भेजकर लोगों को क्लिक करने के लिए कहा जा रहा था, लिंक दिया जाता था, उस पर क्लिक करवाया जाता था और उन्हें बहकाया जाता था, जिसके बाद मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होते ही बैंक खाते से पैसे उड़ने शुरू हो जाते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने अब तक 2,993 लोगों को अपना शिकार बनाया और मामले की जांच चल रही है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।